हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। तो इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल का अनुभव कैसा रहा बताएं ज़रूर, और वीडियो को सब्सक्राइब करो ज़रूर, प्लीज़ हेल्प मी। फिर आज का पहला सवाल है कि जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है। ठीक है, तो जीडीपी के आंकड़े इन 4 डिपार्टमेंट में से कौन सा ऑफिस करता है। तो नीति आयोग तो नहीं करता, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ठीक है, एनएसओ है जो कि जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो एनएसओ के द्वारा जो जारी आंकड़े किए गए वो -23.9%। ठीक है, पहले क्वार्टर की है ये। तो ये -23%, ये पहला क्वार्टर कौन सा है, जो पिछले साल का पहला क्वार्टर था और इस साल का जो पहला क्वार्टर आया, तो इनकी बीच में तुलना की। ठीक है, तो इसमें ये -23.9% का इसमें संकुचन दर्शाया है। ठीक है, तो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाए। तो एनएसओ क्या है, तो ये एनएसएसओ और सीएसओ को पहले दोनों अलग अलग ऑफिस थी, अब इन्हें ज्वाइंट करके एक ऑफिस बना दिया और उसका नाम है जो कि एनएसओ है। ठीक है, तो एनएसओ के द्वारा अब ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं दर्शाए जाते हैं, तो ये जरूरी है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट वाला है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है जो कि एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या है, तो इसमें कॉरपोरेट संस्थाओं सच एज निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की, और उन व्यक्तियों को जो राष्ट्रीय खेल में प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जो खेलों को प्रोत्साहन के लिए काम करते हो। ठीक है, तो मतलब खेल को इंकरेज करें और लोगों को बताए कि खेल की ये भूमिका है, तो उनको, इन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो और साथ साथ में क्या है कि ये एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना व संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय है। क्या काम करता है कि लोगों को और एयरफोर्स के वॉरियर्स को खेल गतिविधियों के प्रति जिज्ञासु बनाए। ठीक है, तो ये पुरस्कार था। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख, ठीक है, की प्राप्ति हुई है। तो रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति इन चारों में से कहा हुई है, ये है जो कि आंध्र प्रदेश में रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ ये शिलालेख प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वो शिलालेख कौन सा है, ये इस टाइप का शिलालेख है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ये उनके भाषा के कुछ अक्षर उकेरे गए हैं, तो अब इन्हें और आगे पढ़ने की कोशिश की जाएगी, एंशियंट हिस्ट्री की और ज़्यादा जानकारी ले ली जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, ठीक है, कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई। ठीक है, रेनाटी चोल युग के, ठीक है। तो अब देखो इसमें की पॉइंट देख लीजिए, तो ये कब का है, तो ये 8वीं शताब्दी, मतलब तकरीबन 700 वाला जो ईयर चलेगा, तो उस 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है। ठीक है, जब ये क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। ठीक है, फिर एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, ठीक, ये तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है, तो एक ये भी ध्यान रखना है। फिर 500 से 1100 ईस्वी तक रेनाडू क्षेत्र के तेलुगु चोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो 500 से 1100 ईस्वी तक रेनाटी चोल, ठीक है, इन्हें रेनाडू क्षेत्र के तेलुगु चोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेनाटी चोल कहो या तेलुगु चोल कहो एक ही बात है। ठीक है, तो इस राजवंश ने रेनाडू क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, जो आधुनिक कडप्पा जिला है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये इनकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, बाकी ये दुर्लभ शिलालेख डोलामाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखेंगे, उस टाइम के कल्चर या फिर उस टाइम की इस भाषा को एनक्रिप्ट किया जाएगा, फिर पढ़ पाएंगे या नहीं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस भाषा को अभी पढ़ने लायक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पर मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो अभी दिल्ली में है, लगभग तकरीबन 30-35 साल से वो भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगता है भाषा पढ़ने में। फिर हाल ही में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ठीक है, में रखी गई 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित किया गया है। ये संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो ये एल्बर्ट हॉल संग्रहालय है जो कि जयपुर के राजस्थान में है। तो आप कभी जयपुर आए तो ज़रूर इसे देखिएगा। तो इसमें क्या है कि 2400 वर्ष पुरानी, ठीक है, मिस्र की मम्मी, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, जो लोग डेथ हो जाते थे उन्हें इस प्रकार कुछ कवर में पैक करके इसके अंदर रखा जाता था। ठीक है, तो ये अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ है, तो जयपुर में। ठीक है, इसमें 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित रखा गया। लेकिन क्या इंडिया में 2400 वर्ष नहीं, इंडिया में तकरीबन 300 वर्ष से अधिक पहले इसे प्राप्त किया था। किसने, जब सवाई ईश्वर सिंह, ठीक है, जो 1887 में जयपुर में एक प्रदर्शनी के लिए काहिरा के संग्रहालय द्वारा उपहार में इन्हें किया गया था। ठीक है, काहिरा मिस्र में पड़ता है, तो उन्हें एक उपहार में ये दिया गया था।
तो इस मम्मी भारत में केवल 6 में से एक हुए जो जयपुर के तत्कालीन राजा ये इनको लेकर आए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर मिस्र के प्राचीन शहर पानोपोलिस के अक्विन क्षेत्र से 300 से अधिक वर्षों से पहले से प्राप्त किया गया था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के बारे में जान लीजिए। ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में क्या है, अभी इसमें कुछ बारिश की वर्षा के दौरान पानी अधिक आ गया था, थोड़ा अंदर चला गया, तो इसकी सेफ्टी के लिए इसे कुछ आगे पीछे इस मम्मी को आगे पीछे किया था। तो इमारत जयपुर की शहर रामनिवास उद्यान में अवस्थित है और इंडो सार्वजनिक वास्तुकला के लिए बेहतरीन नमूना। तो ये ध्यान रखना कि इंडो सार्वजनिक वास्तुकला है, ठीक है। फिर इसे इंडो ग्रोथिक वास्तुकला भी कहा जाता है, सार्वजनिक वास्तु को। और सर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसकी मदद मीर तुजुमुल हैसिन द्वारा की गई थी और इसे 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय में के रूप में खोला गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया, तो इनमें से बताइए। तो लेबनान में आपको पता होगा कि पहले एक विस्फोटक जो एक जहाज़ का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें से 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 6000, ठीक है, इसमें से एक गैस थी, उस गैस का आप नाम बताएं। तो ये लेबनान था, लेबनान में विस्फोट हुआ था, उसके चलते तो जर्मनी में अब लेबनान के नए राजदूत मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री किया, ठीक है। इससे पहले मुस्तफा अदीब से पहले तो मुस्तफा अदीब को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था और ये सुन्नी राजनीतिक दल का भी इन्हें सपोर्ट था, ठीक है। तो पहले इनके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, हसन दियाब थे, ठीक है। हसन दियाब ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में मुस्तफा अदीब को अब नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो पहले ये लेबनान है जो कि फ्रांस के नीचे भी मतलब इसकी ये कॉलोनी रह चुका है। उसके बाद में जब ये फ्रांस से 1943 में जब इसे स्वतंत्रता मिली तो फिर ये गृह युद्ध में भी चला गया था, ठीक है। तो इसके पास में मेडिटेरियन सी है और इसके नीचे इजराइल है और ये लेबनान है और यहाँ पर सीरिया है, ठीक है। तो ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब को चुन लिया गया है। फिर नितिन गडकरी ने भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो वो इन चारों में से कहाँ है, तो भिवाड़ी है जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस प्रौद्योगिकी केंद्र में क्या होगा, तो इसमें भारतीय सेना के काम आने वाले जो टैंक और पानी के जहाज विभिन्न हिस्सों को यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ के युवाओं को नवीन तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, तो वो लोग अपने ही एरिया में काम कर सकेंगे इस प्रौद्योगिकी सेंटर के साथ में जुड़कर। और ये बेरोजगारी कम करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को टारगेट पूरा करने में काम आएगा, ठीक है। तो अलवर जिले के भिवाड़ी में ये काम होगा। फिर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 का 6वां संस्करण 23 से 19 अगस्त 2020 के किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये 23 से 19 अगस्त का जो सैन्य तकनीकी मंच है इसका मॉस्को रूस में ये आयोजित किया गया, ठीक है। तो किस किस के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सैन्य तकनीकी मंच, सेना की रिलेटेड जो भी तकनीकी उसके रिलेटेड यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। मंच के दौरान भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने, सचिव रक्षा उत्पादन राजकुमार और रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेक्टेंस वर्मा ने किया। तो ये है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदर्शनी लिमिटेड द्वारा भी संचालित किया गया था। साथ में किस हवाई अड्डे ने एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा उत्कृष्टता में ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है, ऊर्जा को किस प्रकार प्रबंध किया जाए के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में एनर्जी राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर और ई उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीते हैं। तो इसमें से राइट आंसर है जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार जीते हैं जो एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है, उन एनर्जी राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर में। तो राजीव गांधी एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार जीता है। ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC ने ये आयोजन किया, ठीक है। इसमें इनको जिन्हें अच्छी रैंक दी गई है, जिसने एनर्जी प्रबंध काम, ठीक है, एनर्जी प्रबंध किस प्रकार किया जाए, तो इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस सेक्टर में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विजाग स्टील प्लांट और में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें भी दिया गया, जो भी ये भी इन्हें CII और GBC के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने इनाम जीता है। तो किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किसने किया है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने, ठीक, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया। क्यों इन्होंने इनकी बिजनेस थी जो 24,713 करोड़ रुपए की एक मुश्त कुल बिक्री की, ठीक है। इनकी जो सेलिंग थी 24,713 करोड़ की रुपये थी, उस आधार पर इसका रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने अधिग्रहण कर लिया है, ठीक। तो ये नेक्स्ट सवाल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। S पद्मावती जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, उन्हें लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। तो S पद्मावती
कार्डियोलेटेड थी, ठीक है। तो ये गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी थी। इनकी एज भी काफ़ी थी, इनकी 103 साल की उम्र में अब ये आखिर में कोविड-19 के संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो इन्हें कार्डियोलॉजी की गॉड मदर के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 20 जून 1917 को बर्मा में, अब जो म्यांमार में पड़ता है, इनमें यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला था, ठीक है। 1967 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण मिल गया था। और ये उन्होंने भारत दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पहली कार्डियक क्लिनिक, ठीक है, और कैथीटराइजेशन प्रयोगशाला कैथ लैब की स्थापना की थी। इनका 103 साल की उम्र में, और ये कार्डियो हार्ट रिलेटेड थी, जो कार्डियोलॉजी के इन्हें गॉड मदर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन और NIH नई दिल्ली की संस्थापक भी थी। फिर चार्डविक बॉसमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे एक कौन थे? तो चार्डविक बॉसमैन है जो कि एक एक्टर थे, ठीक है। तो अपने इतना ही ध्यान रखना है। आज इस प्रकार के सीधे सवाल आ जाते हैं। अब इनका क्यों हुआ था? पेट के कैंसर के कारण निधन हो गया, कितना 43 ईयर के एज में। और इन्होंने फिल्म ब्लैक पैंथर में अपनी खास भूमिका निभाने के कारण इन्हें जाना जाता है, ठीक है। लॉस एंजलिस में अपने निवास स्थल पर इनका डेथ हो गई, ठीक है। इनका जन्म दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में होता है, USA में पड़ता है ये। फिर PM मोदी ने 2020 के किस महीने को पोषण माह या पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये है जो कि सितंबर माह के पोषण माह को रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ नहीं, 2018-19 में पहले मनाया गया था पूरे भारत में, ठीक है। सबको इष्टतम एक उच्च स्तर का पोषण स्तर के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके, इसलिए ये सितंबर माह में पोषण माह को नियुक्त कर दिया, ताकि लोगों को पोषण मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड लोगों को जानकारी मिले, ताकि कुपोषण के शिकार ना हो। फिर नेक्स्ट वाला है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का है, जो कि जापान ने अपने भारत को ऋण दिया है, ठीक है। इससे ये क्या करेंगे? भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ सकेंगे। साथ ही में लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान दिया था, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और चिकित्सा प्रणाली, ठीक है, तो चिकित्सा प्रणाली सिस्टम को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ रुपए का और एक दूसरा अनुदान भी दिया था। तो ये स्थिति 3500 करोड़ रुपए से हम कोविड के खिलाफ लड़ सकेंगे। फिर नेक्स्ट वाले कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? तो CSIR CMERI द्वारा सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो ये सोलर ट्री क्या होगा? सोलर ट्री है जो कि यहाँ का ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो सोलर ट्री क्या होगा कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की और फिर आगे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस सोलर ट्री से क्या होगा कि किसी भी प्रकार की CO2 गैस का एमिशन नहीं होगा। CO2 गैस का एमिशन नहीं होगा तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज या फिर टेम्परेचर में जो परिवर्तन आ रहा है वो इससे रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMER की आवासीय कॉलोनी में, ठीक है। ये CMER इंजीनियरिंग रिलेटेड है। तो इन्होंने इस कॉलोनी में एक सोलर ट्री, सबसे बड़ा सोलर ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। फिर नेक्स्ट वाले इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए ये एक यूनिवर्सिटी है के साथ में किसने समझौता किया है? तो ये इसरो ने किया है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहले तो इसरो के बारे में देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो अपना स्पेस रिलेटेड ये काम करता है। इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? अंतरिक्ष विभाग पड़ता है। इनके संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। अभी अध्यक्ष कौन है? KS शिवन। कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो इसरो और वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी और इसरो ने किया है ताकि इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, यदि कोई लोग इस प्रकार के बीमार हो या फिर इस प्रकार के कोविड-19 रिलेटेड या फिर दूसरे इस प्रकार कोई डिजीज आए जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो उस पर कुछ नए प्रकार के उपकरण बनाने के लिए इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने और स्पेस इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा मिलकर इस पर काम करेंगे और कुछ लैब रिलेटेड रिसर्च भी इनके द्वारा किया जाएगा। फिर कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद मेडबोट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? तो मेडबोट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा इनमें से विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर है जो कि भारतीय रेलवे। तो ये मेडबोट क्या करेगा कि मान लो कि कोविड पेशेंट का बेड है, तो ये मेडबोट इसमें से सारी दवाइयाँ, खाने और लेकर इस व्यक्तिगत पहुंचा देगी, ताकि डॉक्टर और रोगी को इस छोटे मोटे काम में आपस में एक दूसरे से सामना नहीं करना पड़े। तो इससे जो मेडिकल स्टाफ है वो भी सेफ रह पाएंगे, ठीक है। तो रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की, और ये अभी कहाँ पर सेवा कर रही है? वर्तमान भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय हॉस्पिटल में ये सेवा प्रदान कर रही है। तो ये था
आज का करंट आपको कैसा लगा हो तो प्लीज़ अपडेट ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।